ऑन हो गया। उस दिन वाला पीपीटी कहाँ मिलेगा? अच्छा लग गया ना, हाँ लग गया। देखिए इसमें आ गया है, आ गया है, आ गया है। हाँ देखिए महानदी के बारे में, महानदी के बारे में उस दिन जो हम लोग पढ़े थे महानदी के बारे में कि यह कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ये नदी निकलती है छत्तीसगढ़ के सिहावा की पहाड़ी से, सिहावा की पहाड़ी से, और ये जाके गिरती है कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में। लेकिन कहाँ पे, किस राज्य में? उड़ीसा में। बंगाल की खाड़ी का मतलब वेस्ट बंगाल नहीं, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है कि ऐसा विकल्प देके फंसाने की भी कोशिश करें कि यह पश्चिम बंगाल के पास जाकर डेल्टा बनाती है। नहीं, ये कहा उड़ीसा। बंगाल की खाड़ी का मतलब हो गया ये उड़ीसा या ओडिशा। और उसके बाद इसकी सहायक नदी इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में हमने आपको बता भी दिया था। सहायक नदियां कौन सी, ट्रिब्यूटरी कौन सी है? हसदो, हसदेव या हसदो, ईब था, तेल था, मंड था, ओंग, है ना। ये सब सहायक नदी उस दिन बताए थे। हसदो, ईब, तेल, मंड, ओंग, और एक और इंपॉर्टेंट शिवनाथ, शिवनाथ। ये सब किसकी सहायक नदी है? महानदी की सहायक नदी है। अब इसको आप मैप में देख लीजिए। महानदी यहां पर दिख रहा है, और ये नदी कहां जाके गिरती है? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब आप लोग बताइएगा कि ये हिमालयन रिवर है या पेनिनसुलर इंडिया वाली रिवर है? प्रायद्वीपीय भारत वाली नदी है, तो ये पेनिनसुलर इंडिया से निकलती है ना। तो इसको याद रखेंगे, इसमें कोई दिक्कत महानदी में। अब बहेगी कहाँ कहाँ, कहाँ कहाँ ये प्रभावित होगी? छत्तीसगढ़, उड़ीसा। कुछ हिस्सा अगर इसका पूरा बेसिन लेंगे तो एमपी भी आएगा। अगर बेसिन लेंगे, रिवर बेसिन कहने का मतलब हो गया नदी और उसकी सहायक नदियों का पूरा कैचमेंट एरिया, पूरा का पूरा जल प्रवाह क्षेत्र, पूरा का पूरा कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब हो गया, एक तो नदी हो गया, तो नदी अपनी बेसिन में बह रही है, और इसकी सहायक नदी को भी मिला लेंगे तो वो शब्द बदल करके क्या चला गया? पूरा का पूरा जल प्रवाह क्षेत्र। तो जल क्या, वो सब दूसरे टाइप का है, मतलब वो आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं नदी के संबंध में, तो बता देंगे किसी दिन। वो दरअसल क्या है, जैसे बहुत सारा ऐसा टर्म है ना, वो फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ना है, भौतिक भूगोल में, तो सारा बताएंगे, उसमें कुछ कुछ बता देंगे। जैसे आप लोग देखिए होंगे ना, टेलीग्राम में गया होगा, टेलीग्राम में गया होगा बजादा के बारे में, गया था, तो वो सब फिजिकल में बताएंगे। अब चाहे रिवर बेड हो गया, एक और सवाल हो सकता है कि मोनिड नॉक किसको कहते हैं? मोनिड नॉक। तो ये सब फिजिकल ज्योग्राफी से ज़्यादा रिलेटेड है, सब बताएंगे। तो फिलहाल कैचमेंट एरिया का मतलब हो गया कि नदी उसकी, आप लोग एक शब्द सुनी होंगे ड्रेनेज, ड्रेनेज, ड्रेनेज। अब एक और शब्द हो गया कैचमेंट एरिया। तो कैचमेंट एरिया से क्या प्रतीत होता है? इसको क्या ऐसे होता है ना, कैच कर रही है सबको। तो नदी अपनी सहायक नदियों का जितना भी जल ग्रहण कर रही है वो पूरा का पूरा नदी का कैचमेंट एरिया कहलाता है। मतलब जहां जहां से नदी को पानी मिल रहा है, जिस जिस जगह से नदी पानी इकट्ठा कर रही है, वो सब नदी का कैचमेंट एरिया ही कहलाता है। तो जल प्रवाह क्षेत्र के संदर्भ में देखेंगे या कैचमेंट एरिया के संदर्भ में देखेंगे तो थोड़ा बहुत इलाका एमपी का भी चला आता है, इसको इतना याद रखेंगे। तो महानदी का जो प्रवाह क्षेत्र है मुख्यतः कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में स्थित है। सहायक नदी बोल लीजिए आप लोग, कौन कौन सा है? शिवनाथ आ सकता है, जो इंपॉर्टेंट है शिवनाथ पूछा जा सकता है टीआरई में, शिवनाथ को हमेशा याद रखेंगे। हाँ हसदो, ये अभी न्यूज में रहा है, हसदो का जो जंगल है ना, तो वो कटने के लिए बहुत विरोध हो रहा था, कंपनी को दिया जा रहा था, तो इस जंगल को काट करके वहां पे इंडस्ट्री स्थापित की जा रही थी। इस कारण से हसदेव के जंगल को लेकर के बहुत विरोध हुआ। तो नदी भी उसी क्षेत्र में प्रवाहित होती है, तो हसदेव को याद रखिएगा। उसके बाद ईब, तेल, इतना चार याद रखेंगे हो जाएगा। ईब, तेल, मंड, ओंग। अब इस नदी की जो लंबाई है वो 851 किलोमीटर है। एक बार आप लेंथ सबको देख लीजिए,
सभी नदियों की लंबाई। जैसे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी, कितना है? गोदावरी, ये हो गया 1465। उसके बाद दूसरी लंबी कृष्णा, कृष्णा कितना? 1401। थर्ड हो गया नर्मदा, नर्मदा हो गया। फोर्थ हो गया, फोर्थ कौन सा? नहीं, महानदी, फोर्थ महानदी 851। उसके बाद कावेरी, कितना है? 81 या 100 ही, मोटा मोटी 100 ना। और उसके बाद ताप्ती। तो ये नदी इतना याद रखिएगा लंबाई। गंगा 2525 हो ही गया। तो ये या तो घटते क्रम में या तो बढ़ते क्रम में नदी की लंबाई आपको दिया रहेगा। तो यहां से एक सवाल पूछा जा सकता है, एक प्रश्न को याद रखिए। हर नदी की लंबाई, मतलब भारत में आपको 50 नदी पढ़ना है तो 50 की लंबाई जानना जरूरी नहीं है। सब नदी बढ़ते से ये घटते क्रम में हो गया। आप लिख ली हैं? ठीक है, मतलब आप बोलते बोलते लिख लेती, उसे दिन लिख लिए थे। अब बाकी लोग छोड़ दिए थे, बाकी लोग इंतजार कर रहे हैं कब हम इसको रिपीट कर रहे हैं, है ना। अब कुछ लोग ऐसा ना हो कि तीसरी बार रिपीट का इंतजार कीजिएगा। सब लोग आज ही लिख लीजिए। कल हम आप लोग के लिए बहुत उखड़े हैं इसमें कि बैच अच्छा चले, ना आने के पीछे यह वजह, मतलब एग्जाम निकालना है आप लोगों को। ये हमारे ऊपर भी कलंक लगता है ना, इतने लोगों को पढ़ाए, इतने लोगों को पढ़ाए, रिजल्ट ही नहीं हुआ। करा देंगे वर्ल्ड हिस्ट्री का, वर्ल्ड हिस्ट्री करा देंगे। अभी ज्योग्राफी पढ़िए, उसके बाद साइंस स्टार्ट होने वाला है। तो साइंस के लिए अभी से आधा घंटा भी कम से कम घर पे दीजिएगा। स्टार्ट होगा मंडे से। क्या? तो पॉलिटी भी तो चलेगा साथ में, साइंस पॉलिटी साथ में चलेगा। ज्योग्राफी लगभग लगभग, ज्योग्राफी काफी आगे निकला है। महीना भी तो चल रहा है, तो हम लोग महीने अक्टूबर बचा हुआ है ना। देखिए, अक्टूबर के महीना में किसी दिन, अक्टूबर के महीना में किसी दिन 7 दिन 10 दिन निकाल करके भौतिक भूगोल पढ़ाएंगे और विश्व का भूगोल, जिसमें कंटिनेंट बता देंगे। हालांकि अभी तक सवाल वहां से आया नहीं है। तो क्या हम अपना सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, अलग अलग विशेषज्ञ आएंगे ना। अब साइंस के विशेषज्ञ आपको साइंस पढ़ाएंगे, हम साइंस नहीं, हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आप लोगों को। हिस्ट्री कभी लेंगे, अभी मैडम से पढ़िए आप लोग। मैडम से क्या है, अब नहीं पढ़ाएंगे? मैडम से नहीं पढ़ेंगे, क्यों? अच्छा, इस पे हम विचार, इसलिए कि मंडे से बीपीएससी का भी क्लास चल रहा है ना, 70 को लेकर के 60 दिन में खत्म कराना है। हम लेंगे, हम लेंगे, लेकिन पहले आप लोग साइंस और पॉलिटी पढ़िए। अच्छा, वो देखा जाएगा। तो जैसे हम ये कह रहे हैं कि अभी साइंस पॉलिटी भी तो पढ़ना है ना। आपको मेरे से वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना है तो इसके बाद पढ़ा देंगे, पहले साइंस और पॉलिटी खत्म कीजिए। समझ गए हैं? मैथ, मैथ भी करवाते हैं, मैथ और रीजनिंग साथ साथ चलेगा। सब सब खत्म होगा। हम आप लोगों की कमजोरी को समझ रहे हैं, पहले इतना कीजिए, ठीक है। नहीं, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, हम छूटने नहीं देंगे। जब तक हम रहेंगे, आप लोगों की बात अगर मेरे तक किसी भी माध्यम से चली आए तो छूटने नहीं देंगे, चाहे जैसे भी हो, जैसे भी हो हम पढ़वा देंगे। मेरे लिए टीआरई भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, हम सब पे ध्यान रखेंगे। करंट अफेयर्स भी पढ़वाएंगे तो गुणवत्ता रहेगा उसमें। ऐसा नहीं कि बीपीएससी में पढ़ा रहे हैं तो बस ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, उसमें भी बिहार का सारा जो क्षेत्र है वो छूटा रह जाए। बहुत सारा ऐसा, जैसे बिहार गवर्नमेंट लॉन्च की कोई कृषि का स्कीम, अब इसको मेंस में कैसे लिखना है, तो वही टीचर पढ़ाएंगे जिनको ये पर्याप्त आइडिया रहेगा। आधा अधूरा नहीं कि बस रटवा दिए हैं, योजना कब शुरू की है, क्या है। मेंस में डेप्थ में जाना पड़ता है। महानदी कंप्लीट हो गया, अब आते हैं गोदावरी पे। गोदावरी देखिए, इसको भी वैसे ही देखेंगे आप। जैसे गोदावरी है, एनसीईआरटी आप लोग पढ़े होंगे ना, एनसीईआरटी।
तो गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी दिशा क्या हो गया? दिशा हो गया पश्चिम से पूर्व, ये हो गया। और गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी के पास क्या बनाती है? अपना डेल्टा बनाती है। महानदी भी डेल्टा बनाती है। पूरब की तरफ जितनी भी नदी बह रही है वो सब क्या बनाएगी? डेल्टा बनाएगी। और पश्चिम की तरफ जो नदी बह रही है वो एस्चुअरी बनाएगी। एस्चुअरी और डेल्टा में क्या अंतर है? हाँ वही तो बता रहे हैं। एस्चुअरी और डेल्टा में देखिए, अब ये मान लीजिए कि हम पानी बना दिए, देखिए भारत का ये पश्चिम वाला पार्ट हो गया और ये मोटा मोटी मान लीजिए पूरब वाला पार्ट हो गया। बढ़िया समझिएगा एस्चुअरी बनाम डेल्टा में। एक नदी इधर से गोदावरी निकलती है, गोदावरी निकल रही है, ये जो प्लेन में बहेगी या समान समतल भाग में बहेगी, इसकी धारा कैसी होगी? तेज की कम? तेज ना कम ना। अगर 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 ढाल नहीं है तो नदी की जो प्रवाह है वो कम रहेगा। तो अपने साथ जितना भी डिपॉजिट्स लेके जाएगी, सेडिमेंट जितना मलबा रहेगा, तो सेडिमेंट्स को कहाँ डिपॉजिट करेगी? लास्ट में समुद्र के पास कर देगी सारा। लेकिन करेगी ना, सेडिमेंट्स को तो डिपॉजिट करेगी ही, मान लीजिए। अब इस तरफ की जो नदी है, जैसे नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया, ये भी अपने साथ थोड़ी बहुत मात्रा में क्या लेके आ रही है? सेडिमेंट्स। तो ये यहाँ पे जमा नहीं कर पाएगी क्योंकि नदी का वेग, फ्लो बहुत ज़्यादा है। इस कारण से इसका जितना भी मलबा रहेगा वो नदी में बिखर जाएगा। नदी में क्या है कि अलग अलग बिखर जाएगा। मलबा तो यहाँ आएगा ही, मलबा आएगा, लेकिन हिंदी में इसी को कहते हैं वितरिका। वितरिका मतलब कि अगर नदी अपने साथ, कोई नदी ऐसे जो है डेल्टा त्रिभुजाकार होता है, डेल्टा बना रही है, तो यही नदी जहाँ पे वेग ज़्यादा रहेगा वो फैल जाएगी, वो अपना मलबा क्या करेगी? बिखेर देगी। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? एस्चुअरी कह दिए हैं। और ये त्रिभुजाकार वाला एरिया डेल्टा कहलाया है। तो एस्चुअरी डेल्टा में यही फर्क है। डेल्टा में क्या है कि सारा मलबा नदी एक जगह जमा कर दी है, अब वो एक तरीके से प्लेन टाइप में दिखाई देगा। लेकिन एस्चुअरी क्या है कि वो वितरिका जैसा दिखाई देगा। वो क्या है कि वो अलग अलग धारा में दिखाई देगा, इसी को एस्चुअरी कहते हैं। किधर चला गया ये वाला? तो एस्चुअरी बनाम डेल्टा कंप्लीट आप लोगों को क्लियर हो गया। तो पूरब की तरफ जितनी भी नदी बहेगी वो सब डेल्टा बनाएगी और पश्चिम की तरफ जितनी भी नदी प्रवाहित होगी वो एस्चुअरी या वितरिका बनाएगी। जैसे नर्मदा हो गया, एस्चुअरी बनाएगी, ताप्ती बनाएगी, शरावती, मांडवी, जुआरी, भरतपुजा, पंबा, पेरियार, सब कितना क्या बनाएगी? सब एस्चुअरी बनाएगी। वहीं पूरब की तरफ जो भी नदी बह रही है वो सब डेल्टा बनाएगी, चाहे कावेरी का हो, कृष्णा का हो। अब गोदावरी नदी है, इसकी लंबाई आप लोग को पता है, मुहाना पता है, उद्गम पता हो गया। प्रवाह क्षेत्र आप लोग छोड़ दीजिएगा, प्रवाह क्षेत्र यूपीएससी प्लस बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, राज्य के बारे में उसमें पूछा जाएगा। हाँ, लेकिन सहायक नदी के बारे में आप लोग याद रखेंगे। सहायक नदी हो गया, देखिए दो सहायक नदी याद रखेंगे, पेनगंगा और वेनगंगा। पेनगंगा और वेनगंगा, ये यहाँ पे दो गंगा दिख रहा है, मतलब ये दोनों जो गंगा है वो गोदावरी की सहायक नदी। आगे आप पढ़िएगा कृष्णा, तो उसमें दो और गंगा दिखाई देगा, पंचगंगा और दूधगंगा। दूधगंगा और पंचगंगा, ये दोनों गंगा दिखाई देगी कृष्णा नदी में। कृष्णा में पेनगंगा और वेनगंगा, ये दोनों किसकी सहायक नदी हो गई है? गोदावरी की। बाकी और इंपॉर्टेंट नदी है प्रवरा, पूर्णा, मंजरा, प्राणहिता। प्राणहिता देखिए एनसीईआरटी में दिया है, गोदावरी की सहायक नदी में दिया है, तो प्राणहिता याद रखेंगे। पूर्णा का नाम दिया है, इंदिरा का नाम दिया है, और मंजरा और प्राणहिता, और यही ना। अब दोनों गंगा नहीं दी एनसीईआरटी, पेनगंगा और वेनगंगा का नाम नहीं दी है। अब आप लोग, और वेनगंगा का नाम नहीं दी है एनसीईआरटी, तो वेनगंगा आप लोग याद रखिएगा। तब इसका मतलब कि एग्जामिनर उठा देगा वेनगंगा भी। वेनगंगा, तो ये किस नदी की सहायक नदी है?
गोदावरी के। आप लोग वेनगंगा एटलस में देख लीजिए, गोदावरी में लेफ्ट बैंक से मिलते दिखाई देगी, गोदावरी में वेनगंगा लेफ्ट बैंक से मिलते दिखाई देगी। देरी है, ठीक है। तो इतना चारों पांचों जो भी एनसीईआरटी में दिया है, प्रवरा नहीं दिया है एनसीईआरटी, प्रवरा तो बड़ी नदी है, ठीक है। तो प्रवरा, पूर्णा भी याद रखेंगे, पूर्णा, पूर्णा भी, किसका मोबाइल बजने लगा, ठीक है। तो गोदावरी को याद रखिएगा। अब आते हैं कृष्णा में, अब आ जाते हैं, दोनों का एक ही बार आपको मैप दिखाएंगे। कृष्णा में इस नदी का उद्गम, ओरिजिन कहाँ पे है? महाबालेश्वर। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र, महाबालेश्वर। देखिए, नदी जब तक सहायक नदी को नहीं लेगी ना, तो उसका इतना फ्लो क्षेत्र होगा ही नहीं। गोदावरी नदी, कभी आप नासिक जाइएगा, हम तो नासिक गए हैं और नासिक में गोदावरी का उद्गम स्थल देखे हैं, लगेगा कि एकदम से बहुत छोटा, अपने यहाँ नहर भी उससे ज़्यादा पानी लेके चलती, एकदम छोटी धारा के रूप में, एकदम स्ट्रीम के रूप में गोदावरी निकलती है। और जैसे ही आप पूर्वी घाट की तरफ से आएंगे, उस मतलब भारत के पूर्वी तट की ओर से, आपको गोदावरी लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी दिखाई देगी। नासिक के पास कम, प्रायः जो लोग ट्रिप करते हैं ना, तो ट्रिप करते हैं तो या तो वो इधर से जाएंगे इधर से लौटेंगे, नहीं तो इधर से जाएंगे इधर से लौटेंगे। तो इधर से जाने के बाद नासिक रुके थे, नासिक देखते के साथ जो ट्रेन का रूट था वो सीधा पटना से मुंबई था, तो बीच में नासिक उतर गए थे और नासिक से घूमते ऐसे लौटे थे। तो इधर में गोदावरी एक पतली धारा के रूप में दिख रही है, और इधर आते आते गोदावरी 1 किलोमीटर चौड़ी हो गई। तो कृष्णा भी अपने उद्गम यानी कि महाबालेश्वर में बहुत पतली स्ट्रीम के रूप में निकलती है, बाद में इसमें सहायक नदी मिलती है, और इस कारण से इसका भी जल क्षेत्र या प्रवाह क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है। कृष्णा गिरेगी कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में। तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो इसका मतलब वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। और इसके बाद कृष्णा की लंबाई कितनी हो गई? 1401 किलोमीटर। और इसकी सहायक नदी कौन कौन सा हो गया? तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा। ये 5 नदियों का नाम जरूर से याद रखिएगा। वैसे मूसी भी याद कर लेंगे। कृष्णा प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी हो गई है, पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलती है। कोयना, तुंगभद्रा, भीमा, ये सिर्फ एनसीईआरटी में दिया है, यही 3 एनसीईआरटी में दिया है। अब इसके अलावा कौन सा था? पंचगंगा, पंचगंगा, दूध गंगा और मूसी, मूसी, इनको भी आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया? अब मैप देख लीजिए। 11:15 वाला लग गया है ना क्लास, 11:30 से लगा दिए हैं, ठीक है। गोदावरी का देखिए नासिक से निकलती है, और ये नदी कहां पे गिर रही है? बंगाल की खाड़ी में। कृष्णा नदी देखिए, कृष्णा नदी भी बंगाल की खाड़ी में। अब ये दोनों नदी किस ड्रेनेज पैटर्न का निर्माण करेगी? समानांतर, दोनों नदी है पैरेलल, ठीक है ना। तो समानांतर नदी प्रणाली का ये भी उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पे भीमा आपको दिख रहा है, तुंगभद्रा, तुंगभद्रा भी दिख रहा है, तो कम से कम 2 नदी का दिख रहा है। एक कोयना याद रखिएगा आप लोग, कोयना। तो ये कंप्लीट हो गया, गोदावरी और कृष्णा कंप्लीट है। सहायक नदी सब याद हो गया है, ठीक है। अब नहीं याद होगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा, रिवीजन जरूरी रहेगा। 50 सवाल अभी कराने वाले हैं, उसमें सब मालूम चल जाएगा। अब एक और इंपॉर्टेंट लास्ट कावेरी को देखते हैं। हैदराबाद है ना, ये हैदराबाद, तो कृष्णा नदी पे है, और ये नदी कौन सी है? मूसी नदी है। ये नदी मूसी नदी है। और हो सकता है आप लोगों में भी ये सवाल, वैसे बीपीएससी में तो पूछ लिया है कि हैदराबाद किस नदी पर है, तो वैसे आप लोग याद रखिएगा, हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पे स्थित है। और मूसी किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा।
तभी तो बता रहे हैं, क्वेश्चन ये तो हम थोड़े बताते हैं ना। याद हो गया ना? पीछे से याद हो गया आपको? उधर सबसे पीछे वेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो अभी तो बताए हम। नहीं, उनसे पूछ रहे, हमको पता है कि आपको नहीं, कुछ कैच नहीं कर पा रही हैं। तो फिर आप हमसे फिर मिलिएगा इसके बाद TRE 5.0 में। TRE 5 अभी तो 4 पॉइंट की तैयारी करा रहे हैं, आप मिलिएगा इसके लिए। तो उस समय हम फिर नए लड़के से मिलेंगे, आपसे नहीं मिलेंगे। अभी जो पढ़ाया जा रहा है उसको बढ़िया से कैच कीजिए। हाँ, हम इतना रिपीट करते हैं, आप हमसे बुलवा लीजिए, अभी याद करते चलिए। इतना फैक्ट है, पीटी बगैर फैक्ट का होगा ही नहीं। कॉन्सेप्ट पे सिर्फ पीटी थोड़े होगा, कॉन्सेप्ट पे तो मेंस लिखना पड़ेगा, और मेंस आप लोग में है नहीं। तो मूसी नदी को भी आप याद रखिएगा। लग रहा है ऐसे कि आप लोग सब पहली बार ऐसा नाम सुन रही हैं मूसी का। अच्छा, पहली बार सुन रही हैं, तो हो गया मूसी। मौसी टाइप में लग रहा है तो बस मूसी कर देना है। अब आइए कावेरी पे, दक्षिण की गंगा। हालांकि एनसीईआरटी तो गोदावरी को ही दिया है, लेकिन कावेरी क्या है कि दोनों मानसून से बारिश होती है, और जिस तरीके से नॉर्थ इंडिया में गंगा सालों भर पानी प्राप्त करती है, ठीक वैसे ही साउथ इंडिया में गंगा को भी कावेरी को भी सालों भर पानी मिलते रहती है। तो कर्नाटक के कोगाडू में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है, वहां से कावेरी नदी निकलती है। कावेरी, अब कावेरी कर्नाटक के कहां से? ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, और गिरेगी कहां पे? बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये नदी गिर जाएगी, बंगाल की खाड़ी। और इस नदी की लंबाई एनसीईआरटी के अनुसार लगभग 800 किलोमीटर है। और उसके बाद इस नदी की सहायक नदी 3 एनसीईआरटी दिया है, अमरावती, काबिनी और भवानी। एनसीईआरटी देखिए उसमें 3 ही नदी का नाम दिया होगा, अमरावती, काबिनी, भवानी। भवानी, ये तीन नदी का नाम दिया है। तो तीनों सहायक नदी का नाम याद रखिएगा, खास करके अमरावती का। नहीं तो अमरावती कहाँ लगेगा? अमरावती ऐसा लगेगा कि आंध्र प्रदेश की राजधानी है, तो तुक्का कहाँ लग जाएगा? कृष्णा में, तुक्का कृष्णा में लग जाएगा। और कावेरी का उद्गम केरल है या कर्नाटक है? कर्नाटक, हमेशा कर्नाटक हो सकता है, क्योंकि कावेरी का देखिए एनसीईआरटी में दिया है कि 3% जो ड्रेनेज पैटर्न है वो केरल में भी है। कावेरी देखिए 3% जो है वो केरल में भी उसका प्रवाह क्षेत्र आता है, लेकिन मुख्यतः यह कर्नाटक और तमिलनाडु की नदी है। लेकिन 3% आने के कारण इसमें केरल भी शामिल हो गया है। तो अमरावती, काबिनी, काबिनी, काबिनी हो गया। अब एनसीईआरटी जो लोग रखे हैं ना, वो सब अंडरलाइन भी करते रहिएगा। तो ये कावेरी नदी का पूरा फैक्ट है। कावेरी का मैप देखिए आप लोग, है ना, अलग अलग धारा में भरी। तो कावेरी कर्नाटक से निकलती है और किस दिशा में बहती है? पूरब में ना, बहती है पूरब में, पश्चिम से पूरब में। तो पश्चिम से निकल करके पूरब की तरफ बहती है और जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आप लोग देखिएगा एटलस में क्या एक वैगई नदी दिख रहा है? वैगई, इसी के दक्षिण में वैगई दिया होगा। एटलस में फिजिकल वाले में, कावेरी के दक्षिण बड़े वाले में देखिए, ये नहीं बड़ा वाला, सब लोग आप लोग पेज ले लिए हैं, एटलस में नहीं है बड़ा वाला, साउथ इंडिया का दिया ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड आप लोग घर खरीद के रखने के लिए थे, मतलब खरीद के घर रख देना है। आप खरीदी थी? नहीं। साउथ इंडिया में देखिए तमिलनाडु में वैगई नदी। अब आपसे एक सवाल पूछेगा कि वो नदी जो पाक बे में गिरती है, आप लोग पढ़ते होंगे ना पाक बे, पाक बे, पाक की खाड़ी। तो रॉब वैगई दिखा? नहीं दिया है, वैगई है। वो कहाँ गिर रही है? कहाँ गिर रही है?
पाक बे में दिख रहा है ना। अब एक सवाल आ सकता है, पाक की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? पाक की खाड़ी में कौन सी नदी गिरती है? कौन सी नदी गिरेगी? वैगई। वैगई याद रखेंगे। और वैगई किस कैसे बह रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ बहती है और गिरती कहाँ पे है? बंगाल की खाड़ी में। इस नदी को मोस्ट इंपॉर्टेंट मानिए बीपीएससी में भी। 70th बीपीएससी में अभी तक घटना चक्र खोल लीजिए, घटना चक्र जैसी किताब खोल लीजिए और देख लीजिए क्या ऐसा कोई सवाल है जिसमें आपसे ये पूछा गया हो कि वो नदी जो पाक की खाड़ी में गिरती है, पाक की खाड़ी में गिरती है। अधिकांश लोगों का दिमाग चला जाएगा अरब सागर की तरफ। मैक्सिमम लोग कहाँ सोचना शुरू कर देंगे? पाकिस्तान की तरफ। लेकिन उनके मुंह पे क्या रटा हुआ है कि भारत और श्रीलंका के बीच में पाक बे है ना। पाक बे ये वाला हो गया और गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, और दोनों को जोड़ता है पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट। लेकिन पाक की खाड़ी में एक नदी भी गिरती है, उस नदी का नाम है वैगई। वैगई। अब किताब में मिलेगा नहीं, गंभीर लोग जो है वो लिख लीजिए चुपचाप। किताब में बोल रहे हैं, एटलस में तो मिलेगा ही नहीं। ये स्वतंत्र रूप से गिरती है, ये एक इंडिपेंडेंट गिरती है नदी। जल्दी लिखिए वैगई के बारे में। अभी हम आपके सवाल पे आएंगे, पहले जो बता रहे हैं वो पढ़िए। हो सकता है मेरे बताने में सारा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम हो जाएगा। अभी हम पूरा पढ़ाए ही नहीं है, बीच में उत्तर से अभी सब बता देंगे, वैसा कोई सवाल ही नहीं होगा जो हम ना बताएं। पहले जहां लिखवा मतलब जहां मेन फोकस करें, कंसंट्रेट होइए, वहां पे आप सवाल निकाल रही है दिमाग से। हमारा दिमाग कह रहा है इधर चलिए तो आप इधर चल रही हैं। लिखिए वैगई के बारे में। यह नदी तमिलनाडु में प्रवाहित होती है। इसकी दिशा पश्चिम से पूरब है। इसकी दिशा पश्चिम से पूरब है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरती है, सॉरी पाक की खाड़ी में। पाक की है तो वैसे बंगाल की खाड़ी का ही हिस्सा, पाक की खाड़ी, पाक बे, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल का ही हिस्सा है होती। इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व है, पश्चिम से पूर्व है, और यह पाक की खाड़ी में गिरती है, यह अपना जल गिरा देती है। हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं लूनी पे। नर्मदा ताप्ती। नर्मदा देखते हैं। नर्मदा देखिए, नर्मदा का तो उद्गम बहुत आसान है, आप लोगों को पता है, कितनी बार हम बता भी दिए हैं। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकलती है। कौन से पैटर्न का एग्जाम्पल है ये? रेडियल का है ना, अरीय प्रवाह। जस्ट इससे पहले वाले क्लास में बताते अरीय प्रवाह। अमरकंटक से निकलती, गिरती कहाँ पे है? हाँ, गल्फ ऑफ खंभात। गल्फ ऑफ खंभात यानी कि अरब सागर में ही, खंभात की खाड़ी अरब सागर का ही पार्ट है। तो खंभात की खाड़ी में यह गिर जाती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 1312, 1312। उसके बाद नर्मदा की सहायक नदी तवा, एक तवा याद रखेंगे, तवा। और कोई शहर है इस पे? भरूच। गुजरात का एक शहर है जो नर्मदा के मुहाने पर ही स्थित है, उसका नाम है भरूच। एकदम मुहाने पर ही स्थित है, नर्मदा के मुहाने पर स्थित भरूच है। धुआंधार वगैरह सब जलप्रपात इसी नदी पे है। तो इतना पॉइंट आप लोग टीआरई के पॉइंट से याद रखिएगा। यह नदी, हाँ, इसकी दिशा कैसी होगी? इसकी दिशा होगी पूरब से पश्चिम। इसकी दिशा होगी पूर्व से पश्चिम। और उसके बाद अगर पूर्व से पश्चिम की तरफ है तो ये खाड़ी, ये डेल्टा बनाएगी या एस्चुअरी बनाएगी? एस्चुअरी। तो एस्चुअरी हो जाएगा। इतना सारा इंफॉर्मेशन याद कर लीजिएगा। अब आप लोग बताइए कि ये सब याद करने वाला कोई पॉइंट रहा? ये तो सब तवा, ट्रिब्यूटरी तवा, एक ही याद रखना है। एक तो ऐसे हमने लिख के समझा दिया, वापस हम आते हैं उस पर, 2-3 बार तो क्लास में हो ही जा रहा है। अब आप इधर देखिए, इसको देखिए, सब याद हो गया? इतना पॉइंट याद हो गया? सारा पैराग्राफ में मिलेगा। हमको तो एनसीईआरटी याद है, शुरू से अंत तक एनसीईआरटी याद है।
नहीं, आप लोग को पढ़ना है तो पढ़ा रहे हैं। उसमें थोड़े ना आपको ये समझाया हुआ कि एस्चुअरी है क्या, आपको फिर रट्टा मारना पड़ेगा। और एस्चुअरी एस्चुअरी पढ़िएगा भी ना तो वो समझ में नहीं आएगा, पढ़ के जरा देखिए, समझ में ही नहीं आएगा एस्चुअरी होता क्या है। इसका हिंदी सिंपल क्या है, वितरिका। और ये भी समझ में उसी को आएगा जिसका कुछ भूगोल में थोड़ा बहुत मजबूत पॉइंट हो, नहीं तो हिंदी भी नहीं समझ में आएगा। अब देखिए इसको रीड कर लीजिएगा। अमरकंटक की पहाड़ से, यानी कि सतपुड़ा से निकलती, अमरकंटक से निकलती है। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा नर्मदा के बारे में, हमने आपको ब्लॉक पर्वत के समय बताया था क्या, ये हो गया सतपुड़ा। सतपुड़ा के उत्तर में कौन सी नदी बहती है, नर्मदा। और सतपुड़ा क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, इसका मतलब है कि ये दरार घाटी में बहती है और सतपुड़ा के दक्षिण में ताप्ती है। अब नर्मदा के उत्तर में कौन सा पर्वत है, विंध्य पर्वत है, यानी कि विंध्य के दक्षिण में नर्मदा है, सतपुड़ा के उत्तर में है। और सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में ताप्ती नदी बहती है, और इसके दक्षिण में कौन सा पहाड़ है या पर्वत है, अजंता। अजंता है ना। तो अजंता और सतपुड़ा के बीच में ताप्ती हो गया, विंध्य और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा हो गया। वैसे आपसे एक ही सवाल सिंपल पूछा जाएगा कि कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर के बहती है, तो आप लोग खुद ही समझ लीजिएगा कि ये वाला पर्वत क्या हो गया, विंध्य हो गया, विंध्य हो गया। उसके बाद एक नदी बहती है, इसका नाम क्या हो गया, नर्मदा। और उसके बाद सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत हो गया, और उसके बाद कौन सी नदी बहती है, ताप्ती बह रही है। ताप्ती मतलब यहीं तक बहेगी, हम एरो जानबूझ के कर दिए हैं लिखने के लिए, ताप्ती। और इधर में क्या है, अजंता पर्वतमाला है महाराष्ट्र में, हाँ दक्षिण से। नर्मदा उत्तर में है सतपुड़ा के, सतपुड़ा। और ये हो गया विंध्य। अब आप लोग इसी एरिया में गौर से देख करके सब याद कर लीजिए। हाँ, अजंता के उत्तर में ताप्ती, ताप्ती वही तो बता रहे हैं बीच में। याद हुआ कि नहीं, पीछे याद हो गया। बहुत सिंपल, पहले याद रखना है नर्मदा, पहले याद रखना है नर्मदा। उसमें पहला क्या पॉइंट याद रखना है, सतपुड़ा के नॉर्थ में। और जैसे आपको सतपुड़ा से नॉर्थ याद रहेगा तो उसके उत्तर में ही विंध्य है, फिर दक्षिण में करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। और अब सतपुड़ा के दक्षिण में क्या है, ताप्ती है। अब ताप्ती से दक्षिण जितना भी पर्वत हो गया वो सब आएगा। पहले पड़ेगा क्या, अजंता, सतमाला, पश्चिमी घाट, ये सब आ जाएगा दक्षिण में ही। अब एक शहर हमने बताया कि नर्मदा पे कौन सा है, भरूच, नर्मदा पे भरूच है। अब एक और अच्छा शहर जो बार बार जिक्र होता है, सूरत। सूरत किस पे है, ताप्ती पे है, ये याद रखिएगा ना। तो मैक्सिमम लोग सूरत को नर्मदा कर देते हैं, मैक्सिमम लोग सूरत को नर्मदा कर देंगे। तो सूरत जो है ताप्ती के मुहाने पे है, और भरूच जो है मतलब ये और थोड़ा नॉर्थ में है, हम इसको बिना स्केल का ही बना रहे हैं। तो ताप्ती के मुहाने पे सूरत शहर बसा हुआ है। तो नर्मदा का दर्शन करने के लिए कहाँ जाएंगे, सूरत या भरूच। सूरत में तो नहीं खोजेंगे ना, सूरत में कोई खोजिएगा, सूरत में ताप्ती खोजिएगा, ठीक है। सब याद हो गया, पर्वत वगैरह सब। और ये दोनों नदी कहाँ से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, फॉल्ट से होकर के, फॉल्ट से होकर के बहती है। सब क्लियर, ठीक है। अब कौन सा नदी बच गया, लूनी बता देते हैं। लूनी देखिए, अच्छा लूनी का एक और नाम परसों शाम में डिस्कशन में बताए थे, 7 बजे वाला जो 6 से 7 वाले क्लास में। एक और नाम सागरमती, सागरमती, ये सागरमती लूनी का ही नाम है। साबरमती दूसरी नदी है, लेकिन सागरमती नाम दिया गया है लूनी को। और उसके बाद लूनी निकलती कहाँ से है, अरावली की पश्चिमी ढाल से। अरावली पर्वत के पश्चिमी ढाल से कौन सी नदी निकलती है, लूनी नदी निकलती है।
गिरती कहाँ पे है? कच्छ में। क्या ये अरब सागर तक पहुंचती है? नहीं। ये क्या है, बहुत मतलब मौसमी नदी इसको कह सकते हैं। ये नदी क्या है? मौसमी नदी है। जैसे ही बारिश का मौसम आएगा थोड़ा बहुत इसको पानी मिल जाता है तो एक स्ट्रीम तैयार हो जाता है और इस कारण से लूनी नदी बहने लगती है। तो लूनी एक मौसमी नदी है। अरावली के पश्चिमी घाट से निकल करके गुजरात के कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। गुजरात के कच्छ के रण में। तो आप लोग अगर गुजरात का मैप देखेंगे तो ये वाला पार्ट क्या है? रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ है। और ये वाला काठियावाड़ है, खंभात नहीं, ये वाला काठियावाड़ है और ये रन ऑफ कच्छ है। तो लूनी अरावली से निकल करके यहीं तक आकर के अपना सारा पानी गिरा देती है। यानी कि ये और आगे नहीं बढ़ती है, रन ऑफ कच्छ को पार करके अरब सागर में नहीं पहुंचती है। तो लूनी क्या है? एक आंतरिक नदी है, मतलब स्थलीय नदी है, समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाती है। वही बात तो बता रहे हैं, कच्छ के रण तक ही पहुंचती है, इसका मतलब क्या हो गया? लुप्त हो गई आते आते। तो लूनी का प्रवाह क्षेत्र 2 राज्य हो गया, राजस्थान और गुजरात। मौसमी नदी है, कच्छ के रण में जाकर के गिर जाती है। इसकी कुछ सहायक नदी भी है एक। हालांकि सहायक नदी लूनी का नाम याद मत रखिएगा, जो एनसीईआरटी में दिया है क्या, बंडी, जुवाई, लूनी की कुछ सहायक नदी दिया है क्या? बंडी, जुवाई, सुकरी वगैरह। अगर नहीं दिया तो मत याद कीजिएगा, नहीं दिया है तो आपके लिए फिर ये काम का नहीं है। तो इतना पॉइंट आप लोग लूनी में याद रखिएगा। अब आप लोग ये बताइए, वो नदी जो शुष्क क्षेत्र से बहती है, अर्ध शुष्क क्षेत्र से बहती है, लूनी। ये सवाल ऐसा आ सकता है ना कि वो नदी जो एरिड या सेमी एरिड क्षेत्रों से बहती है, तो शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों से बहने वाली नदी कौन सी हो गई? लूनी नदी हो गई। और लूनी नदी पर्वत से निकल करके कच्छ के रण में मिलती है। और उसके बाद इस नदी को सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी सागरमती और इसकी दिशा सरस्वती दूसरी नदी है। सरस्वती के बारे में तो आज तक हाँ ठीक है, तो वो याद रखिएगा। साबरमती भी, सागरमती नहीं, वो दूसरी नदी है। एनसीईआरटी फिर कुछ गलत भी कर देता है, एनसीईआरटी गलत भी करता है। साबरमती दूसरी नदी है। साबरमती तो गल्फ ऑफ खंभात में गिरी जाती है। खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदी कौन कौन सी? खंभात की खाड़ी में गिरने वाली 4 नदी जो आपको याद रखना है, स से साबरमती, म से माही, न से नर्मदा और त से ताप्ती। ये 4 नदी वो नदी है जो गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाती है। सागरमती होगा, वही वो उसका मिस्टेक हो गया, सागरमती के नाम से। बी लिख दिया है, एरर हो सकता है, सागरमती कहते हैं। तो समानता भी याद हो गया आप लोगों को। गल्फ ऑफ खंभात में कौन सी नदी गिरती है, ये कोड हो गया। और नदी हो गया 4, साबरमती, माही, ताप्ती और नर्मदा। ये चारों नदी कहाँ पे गिरती है? खंभात की खाड़ी में, गल्फ ऑफ खंभात में गिरती है। अब पश्चिमी घाट या पश्चिमी भारत की तरफ जो नदी बहती है ऐसे पश्चिमी घाट से निकल करके अरब सागर में, तो उसमें 4 नदी वो नदी है जो खंभात की खाड़ी में गिरती है। लेकिन पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली और भी नदी, जैसे गोवा में मांडवी और जुआरी है, ये सब कहाँ गिरेगी? अरब सागर में, अरब सागर में। तो ये सब नदी अरब सागर में ही गिर रही है, अरब सागर में ही। लेकिन किसके माध्यम से? गल्फ ऑफ खंभात। इस क्षेत्र को नाम दे दिया गया है गल्फ ऑफ खंभात। गिर रही है अरब सागर में ही, लेकिन खंभात की खाड़ी के माध्यम से। हाँ, कच्छ और उत्तर में है। और दक्षिण वाला ये जो दक्षिण वाला हो गया, जैसे कच्छ ये हो गया और ये वाला हो गया गल्फ ऑफ खंभात। हाँ, इस तरफ में सारा अरब सागर का ही पार्ट है और इस तरफ में सारा बंगाल की खाड़ी का पार्ट है। और ये पूरा किसका पार्ट है? इंडियन ओशियन का। पूरा पार्ट किसका है? इंडियन ओशियन का। चाहे खंभात की खाड़ी रहे
या पाक की खाड़ी रहे, ये सब इंडियन ओशियन का ही पार्ट है। और पश्चिम की तरफ सारा अरब सागर का, पूरब की तरफ का सारा बंगाल की खाड़ी का। तो यहां तक याद हो गया आप लोगों को। ये सब नर्मदा की सहायक नदी है, लेकिन उतना नहीं याद रखना है, एक तवा आप लोग याद रखिएगा। ताप्ती के बारे में बताया कुछ नहीं बताया है ना। तो ताप्ती कहां से निकलती है? मध्य प्रदेश में मुल्ताई से निकलती है, और मुल्ताई से निकलने के बाद ये नदी पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। पश्चिम की तरफ प्रवाहित, यानी कि पूरब से लेकर के ये कहां जा रही है? पश्चिम की तरफ। गिरेगी कहां पे? गल्फ ऑफ खंभात में गिर जाएगी, और ये नदी एस्चुअरी बनाएगी, क्योंकि इसमें नदी का वेग बहुत ज्यादा है। और ताप्ती पे कौन सा शहर बसा हुआ है? सूरत। सबसे ज्यादा ताप्ती महाराष्ट्र में बहती है, और उसके बाद थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश और गुजरात में बहती है। अगर हम सूरत कह रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? थोड़ा बहुत गुजरात में बहती है, लेकिन नर्मदा का अधिकांश भाग एमपी में बहेगा, ताप्ती का अधिकांश भाग महाराष्ट्र में। ताप्ती अधिकांश महाराष्ट्र में बहती है। ताप्ती के बारे में भी याद रखिएगा, इसकी लंबाई कितनी हो गई? 724। नर्मदा 1312, 1312, और ताप्ती 724 किलोमीटर। नर्मदा हो गया, ताप्ती हो गया। लूनी बता दी आप लोगों को सारा, लूनी सारा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन सेशन पे। 11-15 से वो कराते हैं आप लोग। अब गंगा से लेकर के सारा, यानी सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र से सारा दक्षिण तक कीजिए। कुछ छूटेगा तो उसको बाद में बताएंगे। लूनी मौसमी नदी है, इसका अपवाह अरावली के पश्चिमी ढाल से होता है, और दक्षिण पश्चिम की दिशा में इसका प्रवाह है, और गुजरात के कच्छ में रन में जाके मिल जाती है। याद रखिएगा, कच्छ का रन और कच्छ की खाड़ी, इन दोनों में अंतर है। अगर आपके एग्जाम में कच्छ की खाड़ी रहेगा तो गलत हो जाएगा। याद रखिएगा, कच्छ का रन, रन का मतलब क्या हो गया कि वो दलदल है। रन का मतलब क्या हो गया कि भारत का ये जो पार्ट है, यहाँ पे जो दलदल है, इसी में आकर के लूनी अपना सारा जल छोड़ दे रही है। लेकिन कच्छ की खाड़ी और साउथ में है। अगर कच्छ की खाड़ी रहता तो फिर लूनी क्या है? लूनी आंतरिक अपवाह क्षेत्र का उदाहरण नहीं होता, यानी कि स्थल भाग तक ही सीमित नहीं रहता। तो कच्छ का अगर खाड़ी रहेगा तो गलत हो जाएगा। कच्छ के रन में जाकर के मिल जाती है, और इसकी सहायक नदी छोड़ दीजिएगा, जुवाई, सुकरी, बंडी, ये सब आरपीएससी में पूछा जा सकता है। अब देखिए, एनसीईआरटी कुछ कॉमन दी है, पश्चिम की तरफ बहने वाली नदी। तो गुजरात में इन सब का उद्गम वहां कुछ नहीं, बस केवल याद रखिएगा भारत के पश्चिम की तरफ ये प्रवाहित होती है। शत्रुनिजी, भद्रा, ढाढर, साबरमती, माही, है ना। ये कौन सी किधर बहेगी? पश्चिम। महाराष्ट्र में एक वैतरना नदी है, और एक आपको बोले थे कि बैतरनी, याद रखिएगा, ये कहाँ बहती है? उड़ीसा में, उड़ीसा। कर्नाटक में शरावती नदी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलेगी और कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर में। तो इसकी दिशा कैसी होगी? पश्चिम की तरफ। ऐसे समझिए आप लोग। और आप लोग ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी कह रही है कि शत्रुनिजी, भद्रा, ढाढर, ये सब नदी कहाँ गिर रही, किस तरफ बह रही है? उसमें दिशा ही सिर्फ दिया है। दिशा, दिशा कैसे है? पूर्व से पश्चिम। और पूर्व से पश्चिम कहने का मतलब क्या होगा कि ये नदी कहाँ गिर रही है? अरब सागर में। अरब सागर में, चाहे वो खंबात की खाड़ी में गिरे, चाहे रन ऑफ कच्छ में गिरे, या कहीं गिरे, कच्छ की खाड़ी में गिरे। तो साबरमती, माही, ये सब इधर ही गिरती है। भद्रा हो गया, ढाढर हो गया, और शत्रुनिजी, ये सब कैसे बह रही है? पूरब से पश्चिम की तरफ बहती है। तो गुजरात में ये नदी है। ओहो, इस नदी का और भी तो लंबाई है ना, हम सिर्फ मुहाना वाला पार्ट बता रहे हैं। नदी तो और लंबी ही है। जैसे मान लीजिए अगर हम कह देते हैं यहाँ पे नर्मदा, तो और दूर से आगे आ रही है। बस एरो का मतलब हो कि हम डायरेक्शन दिखाना चाहते हैं। एरो का मतलब कैसे है? डायरेक्शन। तो गुजरात में जो नदी का नाम दिया है, शत्रुनिजी, भद्रा, ढाढर, माही और साबरमती। इतना पहले, इतना याद हो गया आप लोगों को? इतने पे भी याद कीजिए, शत्रुनिजी, भद्रा, ढाढर, साबरमती, माही। लेकिन इतना भी बहुत टफ सवाल हो जाएगा, बहुत लोगों को नहीं, बीपीएससी में लोग नहीं बना पाएंगे, बीपीएससी में भी लोग नहीं बना पाएंगे। लेकिन आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं तो कंप्लीट कीजिएगा। ये तो बहुत कॉमन हो गया, ये दोनों बहुत, ये बहुत कॉमन हो गया। लेकिन शत्रुनिजी, भद्रा और ढाढर, ये तीनों ऐसे याद रखिएगा। 2-4 बार बोल लीजिए ना, 2-4 फ्रेंड का नाम रख दीजिए।
दो चार फ्रेंड का नाम भद्रा ढाडा रख दीजिए, हो जाएगा याद। ठीक है, अब आते हैं महाराष्ट्र में वैतरना नदी, और ये कहाँ से निकलती है? पश्चिमी घाट से निकल करके, समझ गए, कहाँ गिरेगी? अरब सागर में। तो महाराष्ट्र में वैतरना नदी प्रवाहित होती है। उसके बाद कर्नाटक में एक नदी है, जो ये नदी पश्चिमी घाट से निकलती है और कहाँ गिर जाएगी? अरब सागर में। गोवा की दो नदी मांडवी और जुआरी, ये भी पश्चिमी घाट पर्वत से निकलती है और अरब सागर में गिर जाती है। केरल की तीन नदी जो पश्चिमी घाट से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, तो भरतपुजा, पेरियार और पंबा। उसके बाद याद रखिएगा, हम यहां मान लीजिए बना देते हैं कौन सा? नर्मदा। नर्मदा तो ये कैसे बह रही है? पश्चिम की तरफ बह रही है। ताप्ती पश्चिम की तरफ बह रही है। उसके बाद महाराष्ट्र में भी आप लोग क्या देखें? वैतरना कैसे बह रही है? पश्चिम की तरफ बह रही है। गोवा में क्या देख रहे हैं? मांडवी और जुआरी कैसे बह रही है? पश्चिम की तरफ बह रही है। एक और नदी देख रहे हैं कर्नाटक में, कौन सा? शरावती, पश्चिम की तरफ बह रही है। केरल में तीन नदी देख रहे हैं, भरतपुजा, पंबा और पेरियार। तो ये तीन नदी कैसे हो गई? पश्चिम की तरफ। तो एनसीईआरटी का सारा दिशा जो दिया है कॉलम में, वो याद हो गया आपको? याद हो गया पीछे? मतलब सिर्फ दिशा ही याद रखना है, सिर्फ दिशा। अब ऐसा ना हो कि आप लोग भरतपुजा की सहायक नदी पढ़ रहे हैं, वो बेकार हो जाएगा। अब देखिए, अगर ये कहां से निकलती है, अगर आपसे पूछा जाए ऐसे, तो कहां से निकलेगी? ये पूरब से इसकी दिशा हो गई पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो इसका प्रवाह क्षेत्र कैसा हो गया? पूर्व से पश्चिम। अब निकलती है मतलब पूरब से निकलती है, और किधर गिरती है? पश्चिम की तरफ गिरती है। पश्चिमी घाट के पूर्व नहीं, पश्चिमी घाट पर्वत से ही, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल से निकलेगी। वैसी कोई नदी नहीं है इस तरफ में यहाँ पे कि जो पूरब से निकल करके आए और इधर गिरे, ऐसी कोई नदी नहीं। नदी में हमने क्या बताया था कि नदी हमेशा अपने ढाल के अनुसार बहती है। नदी हमेशा ढाल के अनुसार बहती है। तो पेनिनसुलर इंडिया का जो ढाल है वो कैसे है? पश्चिम से पूरब की तरफ है। तो ये पूरा का पूरा ढाल ऐसे है, तो सारी की सारी जो नदी है वो इधर ही चली जाती है। सब नदी पूरब की तरफ बहती है, लेकिन एक बीच में अवरोधक है, डिवाइडर है, जिसका नाम क्या है? पश्चिमी घाट पर्वत। तो अब पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से जब नदी निकलेगी तो उल्टा कैसे बहेगी? कहां जाएगी? पश्चिम की तरफ जाएगी, अरब सागर की तरफ जाएगी, है ना? अब क्लियर हो गया सारा? आपको हम 4 जल विभाजक नहीं बताए थे? हिमालय, अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, एकदम शुरू में ही जल विभाजक बताए थे। नहीं, हम बता चुके हैं। अब आइए अभी एमसीक्यूज पे 50 सवाल कराते हैं, और इस 50 में आप लोग पहले अपना मूल्यांकन कर लीजिए। इसमें 2 नदी बता दिए हैं, नहीं वैगई बता दिए हैं। कुछ सवाल बना लीजिए, 11-15 का दिया हुआ है ना। 1 घंटा भी लगेगा, कुल मिला के आपका क्लास 2 घंटा हो जाएगा आज ही।